हम बात करें जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, तो वो किस सिस्टम से होता है, तो ये जो सिस्टम होता है बेटा, ये कहलाता है दैट इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब जिस दिन फाइनल इलेक्शन का डे हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, खत्म हो जाता है, यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स हैं और सबके आगे प्रेफरेंस दिया हुआ है कि किसको लोग 1 पे देखना चाहते हैं, किसको 2 पे, किसको 3 पे, किसको 4 पे। तो जिसको सबसे ज्यादा पहला नंबर मिलेगा, जिसको रैंक 1 मिलेगी सबसे ज्यादा, बेटा वही आपका फाइनल विनर निकल के आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन है उसका लगभग 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट रूल को आप इंपोज कर सकते हैं स्टेट्स के ऊपर। अगर मान लीजिए स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाती है, मान लीजिए किसी स्टेट की सरकार सही से काम नहीं कर पा रही, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रही, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जा सकता है। राइट, चलिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, सुपर वाले बच्चे और जबरदस्त वाले बच्चे है ना, यानी अपने आईसीएससी के सुपरस्टार्स, मेहरबान, कदरदान, नजरदान, क्या हालचाल, कैसे हो सब? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। तो देखिए पेश खिदमत है आपके लिए एक और तड़कता भड़कता जबरदस्त वाला माइंड मैप। यानी आपसे कहा था बच्चों मैंने कि एक जबरदस्त वाला माइंड मैप आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, है ना। हिस्ट्री सिविक्स के बहुत सारे माइंड मैप्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और माइंड मैप्स का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, यानी बहुत कम से टाइम के अंदर आप बच्चों को फटाफट से चैप्टर्स के मेन पॉइंटर्स को रिकॉल कराना, जिससे कि अगर आपका एग्जाम चल रहा है या फिर चलने वाला है तो आप फटाफट से रिकॉल करके जा पाओगे। अच्छा सर, ये वाले चैप्टर में ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे इस माइंड मैप सीरीज को देख रहे हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे कि इससे काफी बेनिफिट आपको मिल रहा होगा बच्चों। ठीक है, मतलब काफी कुछ आप रिकॉल कर पा रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो नॉर्मल लेक्चर्स में हम चीजें बहुत इलैबोरेट करके पढ़ते हैं और माइंड मैप्स के अंदर हम लोग क्विकली रिवाइज करने का एक बहुत अच्छा टूल होता है। राइट, नोट्स के लिए बहुत सारे बच्चों को ने बहुत बार बताया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा माइंड मैप्स का, तो वहां पे आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मेरा नाम है कुणाल, यू कैन कॉल मी योर मेंटोर, योर दोस्त, योर गाइड, एंड कुणाल दिस साइड। क्या हालचाल? उम्मीद है बच्चे बहुत अच्छे होंगे। काम करता हूं भाई, पेन वेन ले लेता हूं, बिकॉज बिना पेन के काम कैसे बनेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज समय बहुत कम है, कम समय के अंदर आज खत्म करेंगे द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ही जबरदस्त वाला टॉपिक है आपके सिविक्स का। लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो मेरे पीछे मैं आपको लेकर के आ गया हूं भाई दिल्ली में बसे हुए, यानी न्यू दिल्ली के अंदर बसे हुए मैं राष्ट्रपति भवन को। तो दोस्तों अगर आपने राष्ट्रपति भवन घूमा है कभी, बिकॉज हर साल जो उसका गार्डन है अमृत उद्यान, वहां पे एक जबरदस्त फेस्टिवल चलता है और इनफैक्ट आम पब्लिक को परमिशन दी जाती है कि वो जाकर के सुंदर से गार्डन्स को जो है देख पाए। पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, बट अभी इट्स अमृत उद्यान। तो आप जा सकते हैं, इट्स वन टाइम मोमेंट एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर होता है बच्चों। तो आप जरूर से, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर कभी दिल्ली घूमने आते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर पे, मतलब विंटर्स के टाइम पे खुलता है, कई बार तो समर्स में भी खुलने लगा है, तो आप एक बार जरूर से आके विजिट करिएगा। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति को कई बार आप देखोगे तो महामहिम कह के भी बुलाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट वेरी सिंपल, दैट इज हमारी द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों आपके साथ वापस आ चुका है आपका अपना ईमानदार नेता, यानी हमारे विधायक जी। और विधायक जी आपको पढ़ाएंगे अपनी राजनीति से जुड़े हुए कई सारे किस्से और कहानियां। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो विधायक जी पागल हो गए भाई, ठीक है, बहुत खुश है जब कभी भी इनका टॉपिक आ जाता है ना, इनके मतलब कतब ये अक्सर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं आपको। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रेसिडेंट। तो देखिए आपको पता है एक बच्चे हमारे देश में एक राष्ट्रपति होते हैं जिन्हें आप हेड ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। करंट टाइम पे श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन को संभाल रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कौन होता है दोस्तों? द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। तो ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, इनके पास अधिकार होता है वॉर या पीस को डिक्लेयर करने का। ठीक है, आपने देखा होगा जब कभी भी राष्ट्रपति किसी समारोह में, किसी फंक्शन में आके बैठते हैं, तो जो तीनों फोर्सेस अगर वहां पे प्रेजेंट होती है तो तीनों फोर्सेस के कमांडर जो है राष्ट्रपति को सल्यूट करते हैं। द रीजन इज सिंपल, राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर हैं सारे डिफेंस फोर्सेस के। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं फटाफट से। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब सवाल उठता है कि अगर आपको एक राष्ट्रपति बनना हो, अगर आप फ्यूचर में चल के देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? देखिए नंबर 1, आपको भारतीय सिटीजन होना मैंडेटरी है, साथ ही साथ आपके लगभग 35 इयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 35 इयर्स है दोस्तों, मैक्सिमम कोई एज नहीं है राष्ट्रपति बनने का, लेकिन एक मिनिमम एज है दैट इज 35 इयर्स जो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा आप क्वालिफाइड होने चाहिए। चौथी बात, आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दैट मींस कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब आप ना कर रहे हो एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया है तब ऐसा ना हो कि किसी गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब से आपको प्रॉफिट आ रहा हो, तो दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छा,
तो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। फिर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति को चूज कैसे किया जाता है। देखिए जो राष्ट्रपति को चूज करते हैं ना, जो लोग का जो ग्रुप होता है जो राष्ट्रपति को चूज करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, चलिए अब जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, देखिए लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स होते हैं। जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेटा, वो इसका पार्ट होते हैं। अच्छा इस चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जिनको नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट करने का मतलब है जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहा है या कोई और सीनियर अथॉरिटी नॉमिनेट कर रहा है, ठीक है, और लोग उनको इलेक्ट करके नहीं भेज रहे, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता है इस कॉलेज के अंदर। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज डेमोक्रेसी कहता है कि लीडर्स वही इलेक्ट होने चाहिए जिनको लोगों ने चूज किया हो। ठीक है, इसी वजह से जो राष्ट्रपति को वोटिंग करके राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं लोकसभा राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। नॉमिनेटेड मेंबर्स को यहां पे पार्ट नहीं बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा अब अगर आपको किसी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज करना है, राइट, मतलब मुझे ये कहना है कि भाई मैं चाहता हूं कि इन इंसान को राष्ट्रपति चुनाव के मतलब राष्ट्रपति के अंदर चुनाव में एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया जाए, मतलब आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, देखो नंबर वन, पहली बात तो उनके नाम को 50 लोग प्रपोज करने चाहिए, इनको प्रपोजर्स कहते हैं, और अगले 50 लोगों को उनके नाम को क्या करना पड़ेगा बच्चे, सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 50 लोग मिल करके किसी का नाम प्रपोज करेंगे, उसके बाद अनदर 50 जो है बेटा उसको एग्री करेंगे या फिर उसको सपोर्ट करेंगे। सो ये मैंडेटरी है किसी भी इंसान को यहाँ पे इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, ये सपोर्ट आपको चाहिए होगा। अच्छा नाउ अब अगर हम बात करें जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, तो वो किस सिस्टम से होता है, तो ये जो सिस्टम होता है बेटा ये कहलाता है दैट इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ वोट्स होते हैं किसी भी एमएलए या एमपी के, बेटा उसकी वैल्यू बहुत डिफर करती है। ठीक है, एमएलए और एमपी के वोट्स की वैल्यू नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं दोनों के वोट्स की वैल्यू काफी डिफर करती है। ये एक ऐसा इलेक्शन है जहां पे सबके वोट की वैल्यू वन नहीं होती। तो यहां पे आप देखोगे जो नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू है काफी हद तक डिपेंड करती है आपके स्टेट पॉपुलेशन के बेसिस पे भी, जो आपको एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन दिलवाता है। ठीक है, आप देखेंगे जनरली जहां पे नंबर ऑफ एमएलए या एमपी ज्यादा है या जिन स्टेट्स के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उनका वोटिंग वैल्यू भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, सो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इन प्रोपोर्शन या विद रिस्पेक्ट टू अ मतलब रेशियो, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो कोई भी एमएलए है किसी स्टेट का, ठीक है, उसके वन वोट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिफाइड करेगा मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के पॉपुलेशन के रेफरेंस में। ठीक है, कि जितना ज्यादा बड़ा स्टेट, जितना ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट आपको दिखाई देगा, वैल्यू भी आपको वैसे ही दिखाई देगी। और एमपी का जो वोट का वैल्यू होता है वो एमएलए से भी आगे हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के वोट की वैल्यूज में काफी डिफरेंस है। अब आती बात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है, जैसे आप नॉर्मल इलेक्शंस करते हैं ना बेटा वैसा नहीं होता, उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना, अब पहले देखते हैं कि किसका वोटिंग पावर क्या होगा। ठीक है, तो नंबर वन जो वोटिंग पावर है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के बंदे का, इलेक्टेड पर्सन यानी वहां का एमएलए, मान लीजिए किसी भी स्टेट का जो एमएलए होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके वोट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, दैट इज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बताया ना कि पॉपुलेशन के साथ रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए कितना आसान, तो कैसे निकलेगा, तो इसीलिए मैंने कहा ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखोगे जहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वो थोड़ा सा एडवांटेज लेके चलता है स्टेट। तो यहां पे अगर किसी एमएलए के वोट का वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकाल लेंगे, उस स्टेट की पॉपुलेशन का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो स्टेट के असेंबली में है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक्स स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन होगी सर्टेन नंबर और वहां पे टोटल नंबर्स जो असेंबली में मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जिनको लोगों ने चूज किया, उनका लेट्स से नंबर 400 है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे दोनों को। ठीक है, पॉपुलेशन को रख करके नीचे अपन टोटल नंबर्स रखेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स का डिवाइड मार देंगे तो अपने को एक वोट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वोटिंग का वैल्यू डेफिनेट सी बात है काफी हद तक रिलेटेड है आपके स्टेट की पॉपुलेशन से। ठीक है, चलिए अब जो वोट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का वोट अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू द एमएलएज ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर आपको एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू निकालनी कि एक वोट का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करोगे, जितना टोटल वोट यहां पे एमएलए को असाइन किया गया है, जितना भी टोटल वोट्स यहां पे एमएलए को दिया गया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी से। इलेक्टेड एमपीज नॉमिनेटेड नहीं होंगे, नॉमिनेटेड को डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया जाता, उनको बस चूज करके वहां रख दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते लोगों द्वारा।
ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं होते, वो नॉमिनेट होते हैं। जैसे राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है आप देखेंगे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, मतलब प्रेसिडेंट चूज करता है अलग अलग फील्ड से, तो उनको लोगों ने अपॉइंट करके नहीं भेजा होता। इस वजह से उनका यहाँ पे होना भी एकदम जस्टिफाइड नहीं कहलाएगा, बिकॉज गलत बात हो जाएगी ना कि जिनको लोगों ने अपॉइंट नहीं किया आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि वोटिंग का जो पावर होता है एमएलए और एमपीज का बहुत डिफरेंट होता है। एमएलए का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, टोटल वैल्यूज जो असाइन की गई है एमएलए की वोट को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि इलेक्टेड है। तो ये आपको एमपी और एमएलए के वोट का वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब सवाल उठता है दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। देखो इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। हम लोग के पास लेट्स से आप समझिएगा, इसको एक डायग्राम समझिएगा कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहां पे कलर चूज कर लेता हूं मैं यहां पे। चलिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कैंडिडेट थे, एक एल था, एक एम था और एक एन था। ठीक है, आई बात समझ में, मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले, एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया। राइट, येलो कलर ले लेते हैं और साफ दिखेगा आपको। तो मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, एक एल है, एक एम है और एन है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक बैलेट पेपर लूंगा, मैं ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, यहां पे मशीन नहीं यूज होती, बैलेट पेपर यूज होता है। एक पर्चा होता है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, ठीक है, और आगे छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इस पर्चे में एल लिखूंगा, एम लिखूंगा और एन लिखूंगा। ठीक है, और सबके आगे एक बॉक्स बना दूंगा, सबके आगे क्या करूंगा, एक बॉक्स बना दूंगा। अब जिस बंदे को वोट डालना होगा वो क्या करेगा, अपनी प्रेफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब होता है वो तीनों कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देगा कि किसको वो पहला नंबर पे चाहता है, किसको दूसरे पे चाहता है, किसको तीसरे पे चाहता है। मान लीजिए एक वोटर था, उसने क्या कहा कि मुझे चाहिए कि एम जो है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है प्रेसिडेंट बनने के लिए। मतलब एक वोटर ए है, ये चाहता है, ये मान लीजिए एक वोटर ए है, ठीक है, तो इसका प्रेफरेंस है कि जो बंदा एम है ये पहले नंबर पे होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से ही इज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट। सेकंड नंबर पे मानता है कि एल अच्छा है और थर्ड नंबर पे मानता है कि एन अच्छा है। तो प्रेफरेंस किसको मिली, यहां पे हमारे एम को मिली। अब ऐसे समझ लेते हैं एक और वोटर लेट से बी है। ठीक है, अब बी के हिसाब से लेट से मान लेते हैं कि बी के हिसाब से जो एल है वो सबसे बढ़िया कैंडिडेट है यहां पे क्या करने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। तो बी क्या कर रहा है, बी जो है एल को फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहां पे आप कैंडिडेट्स को ना प्रेफरेंस देते हो, क्या देते हो, प्रेफरेंस देते हो कि भाई हम इसको चाहते हैं कि नंबर 1 पे ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरे पे ये नहीं हुआ तो तीसरे पे ये। अब जिस दिन फाइनल इलेक्शन का डे हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, 3 बैलेट बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, यहां पे जैसे ये देखो, यहां पे 4 कैंडिडेट्स हैं और सबके आगे प्रेफरेंस दिया हुआ है कि किसको लोग 1 पे देखना चाहते हैं, किसको 2 पे, किसको 3 पे, किसको 4 पे। तो जिस दिन फाइनल चुनाव की काउंटिंग होती है ना, तो 3 अलग अलग बैलेट बॉक्स बना दिए जाएंगे। जैसे एक मैंने एल एम एन वाले एग्जांपल में लिया था, एक एल के नाम का, एक एम के नाम का और एक एन के नाम का। और फिर हमारे पास एक फाइनल बैलेट बॉक्स होगा, फाइनल बैलेट बॉक्स। ठीक है, इसमें सारे वोट्स पड़े हुए हैं, सारे वोट्स पड़े। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहला वोट निकालूंगा, पहले वोट में 1 नंबर पे जिसका भी नाम होगा उसके बॉक्स में वो वोट चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल जो था पहले बैलेट पेपर में 1 नंबर पे था, तो ये वाला वोट किसको जाएगा, एल को जाएगा। मैंने दूसरा पेपर निकाला, उसमें एन हो सकता है 1 नंबर पे हो, तो यह वाला वोट किस पे जाएगा, एन पे चला जाएगा। तो भाई जो 1-1 नंबर पे है, जो भी 1-1 नंबर पे है दोस्तों, वो आप देखोगे उसके उसके बॉक्स में हम वोट्स डालते जाएंगे। लास्ट में ये देखा जाएगा कि किसके पास ज्यादा वोट्स हैं, जिसके पास ज्यादा वोट्स है वो आपका विनर है। लेट्स से कि इसके पास और इसके पास लगभग इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारा एन एलिमिनेट हो जाएगा, एन हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा आउट हो जाएगा रेस से। फिर क्या किया जाएगा, वापस इन दोनों के वोट्स को पलट करके इसमें मिला के डाल दिया जाएगा मेन बैलेट बॉक्स में, फिर वही प्रोसीजर रिपीट होगा। तो एंड ऑफ द डे आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके पास मैक्सिमम 1 नंबर प्रेफरेंस होगा, जिसको मैक्सिमम लोग चाहते होंगे कि ये हमारा 1 नंबर प्रेफरेंस है, यही हमारा राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, नो डाउट है ना, बहुत टाइम टेकिंग भी है, बट दिस इज हाउ द राष्ट्रपति का चुनाव इज डन। इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपके स्टेट्स के पॉपुलेशन के बेसिस पे आपने वोट्स का नंबर डिसाइड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जहां पे आपके पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, बट आपके पास नंबर ऑफ प्रेफरेंस है। ठीक है, कि आपके पास 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट या जो भी है, आपको बैलेट पेपर दे दिया जाएगा, उनका नाम लिखा होगा, आगे बॉक्स बने होंगे, आप अपना नंबर भरेंगे कि कौन से कैंडिडेट को आप पहले नंबर पे चाहते हैं, कौन से कैंडिडेट को आप दूसरे नंबर पे चाहते हैं। ठीक है, तो जिसको सबसे ज्यादा पहला नंबर मिलेगा, जिसको रैंक 1 मिलेगी सबसे ज्यादा, बेटा वही आपका फाइनल विनर निकल के आता है। ठीक है, तो रैंक 1 का सारा खेल है बेटा, टॉपर जो है वही आपका राष्ट्रपति, सिंपल सी बात है। तो इस चुनाव का जो टॉपर होने वाला है, जिसको 1 नंबर रैंकिंग मिलने वाली दोस्तों, वो बन जाएगा आपका द राष्ट्रपति, मतलब द सुटेबल कैंडिडेट, वो जीत जाएगा। ठीक है, चलिए
इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलना। एंड जब तक ये नहीं होता तब तक ये एलिमिनेशन वाला प्रोसेस चलता रहेगा अपना, ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स अपने एलिमिनेट होते रहेंगे। अच्छा आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर, ठीक है। अच्छा तो फिर ये तो हो गया बेटा हमारा क्या कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब आपने देखा होगा ये प्रोसेस अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि पहले तो वोट्स की वैल्यू एक जैसी नहीं है, दूसरी बात जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है बड़ा गड़बड़ टाइप का है, फिर तीसरी बात ये इलेक्शन आपका इनडायरेक्ट है, मतलब देश की जनता डायरेक्टली वोट नहीं डाल रही राष्ट्रपति के लिए, है ना, देश की जनता इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रही। कैसे? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो बाकी लोकसभा वगैरह के मेंबर्स हैं या जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, उनको तो देश की जनता ने अपॉइंट किया है ना, और वो देश की जनता के बिहाफ पे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब सवाल उठता है कि सर इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करवाया गया, डायरेक्ट भी तो करवा सकते थे, ठीक है। इसका दो रीजन, नंबर वन, अगर डायरेक्ट इलेक्शन आप करवाते हैं राष्ट्रपति का, ठीक है, बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, वो इसको एक राइवल बना देता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में हम लोग प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल को अपॉइंट करते हैं वोट्स देकर के, है ना, जनरल इलेक्शंस में जो हर 5 साल बाद होते हैं। और अगर आप राष्ट्रपति को भी डायरेक्टली वोट करोगे, दैट मींस राष्ट्रपति के पास भी तो इक्विवेलेंट पावर आ गई ना, तब तो ये दोनों अपने आपस में कॉम्पिटिशन बन जाएंगे, देश की तो बैंड बच जाएगी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में लड़ाई करते रहेंगे हमेशा पावर्स के लिए। तो एक डायरेक्ट राइवल ना बने इसलिए यहाँ पे इलेक्शन को इनडायरेक्ट रखा गया है। फिर दूसरी बात, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट by only the members of the parliament could have made him the nominee of the ruling party। देखो बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर सिर्फ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही मिल करके राष्ट्रपति को अपॉइंट करते तो डेफिनेट सी बात है राष्ट्रपति तो उन्हीं के गुण गाता, राष्ट्रपति एक तरीके से उनका कट पपेट बन जाता। इस वजह से आप देखोगे कि स्टेट्स का भी यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो एक्चुअली भारत के स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से आप देखोगे कि उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, सो दैट राष्ट्रपति सिर्फ पार्लियामेंट को ही ना रिप्रेजेंट करे बल्कि भारत के स्टेट्स का भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो उसको इलेक्ट करने का, एंड फर्दर ऑन राष्ट्रपति उनको भी रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो इलेक्शन बाय द प्रेसिडेंट है उसके कोलाज में क्या होता है, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि भाई हमारा जो राष्ट्रपति है वो पूरे कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही सिर्फ हमारे पार्लियामेंट को बट पूरे देश को, है ना। चलिए अब प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस की ओथ कौन दिलवाता है, तो ये दिलवाता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं बेटा, ठीक है, वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति को अपने ऑफिस की प्लेज या फिर ऑफिस की ओथ, ठीक है, ऑफिशियली उनको अपने ऑफिस में लेकर के आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म एंड द वेकेशन। अब कितने सालों तक के लिए आप एक राष्ट्रपति को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है बच्चों लगभग 5 सालों के लिए, 5 इयर्स का पीरियड होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे इवन आफ्टर अगर उसका टर्म एक्सपायर हो जाए, जब तक एक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो एज अ राष्ट्रपति एक्ट कर सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी करंट राष्ट्रपति हैं दैट इज श्री द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका जो टेन्योर है वो 5 साल का है। लेट्स से 5 साल के बाद भी अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है नए राष्ट्रपति को अपॉइंट करने में तो तब तक जो है वही हमारे देश की राष्ट्रपति रहेंगी, ठीक है। चलिए अब प्रेसिडेंट को कैसे आप विकेट कर सकते हो, कैसे उसको अपने ऑफिस से हटा सकते हो। देखो नंबर 1, या तो प्रेसिडेंट खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, या फिर दूसरे टर्म्स में प्रेसिडेंट को आप इंपीच कर सकते हो। इंपीचमेंट का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का मिसयूज किया है तो उसको पार्लियामेंट द्वारा वायलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पोजीशन से हटाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए ना अब ये कैसे होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेसिडेंट को इंपीच कैसे करेंगे, कैसे उसको हटाएंगे। देखें नंबर 1, आप अगर प्रेसिडेंट को इंपीच करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एक रेजोल्यूशन जो है 14 दिन के नोटिस के साथ जाएगा कहां पे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, तो रेजोल्यूशन दिया जा सकता है, ठीक है, विद अ 14 डेज नोटिस, जिसको साइन करना जरूरी है बाय 1/4 द टोटल नंबर ऑफ द हाउस। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ द हाउस है, टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की, उसके लगभग 1/4 मेंबर्स जब उस रेजोल्यूशन पे साइन करेंगे तो ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और इसके साथ साथ 14 दिन का नोटिस पीरियड भी मिलेगा हमारे राष्ट्रपति को, राइट। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सिंपल सी बात है बच्चे, इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी आपकी लगती है ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। तो नंबर 1, पहली बात तो रेजोल्यूशन को साइन करना जरूरी। रेजोल्यूशन मतलब एक तरीके का ऑफिशियल आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन हो गया, राइट, कि आपने साइन कर दिया। जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस का उसके 1/4 मेंबर्स ने अगर साइन कर दिया तो रेजोल्यूशन आगे भेजा जाएगा। 14 डेज नोटिस पीरियड के साथ प्रेसिडेंट को भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। फिर लेट्स से कि अगर रेजोल्यूशन को पास करना है तो लगभग 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए पार्लियामेंट की, तभी रेजोल्यूशन पास हो सकता है। फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, पहले चार्ज जो भी उस पर इल्जाम लगाए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ठीक है, बाय ईदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास भी अधिकार होता है कि वो अपीयर कर सके पार्लियामेंट के सामने और अपने बात को यहां पे रख सके, ठीक है। तो ड्यूरिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन, जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट एक इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है कि क्या ये बात सही है कि जो राष्ट्रपति के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं आर दे ट्रू। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या फिर अपनी बात को रखने के लिए पार्लियामेंट के सामने आ सकता है ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। चलिए चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद भी क्या होता है, एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया,
ठीक है, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन रेजोल्यूशन इज पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट हो जाता है इंपीच। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, इन्वेस्टिगेशन में सही में प्रेसिडेंट का फॉल्ट है और फिर से जो आपका पार्लियामेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास कर देता है, तो प्रेसिडेंट को यहां पे इंपीच माना जाएगा, मतलब उसको अपने प्रोफाइल से यहां पे रिमूव कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में, सारे बच्चे याद रखेंगे यहां पे। तो नंबर 1 हमने क्या पढ़ा कि कैसे हटा सकते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है इस ग्राउंड्स के ऊपर, मिसकंडक्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन है उसका लगभग 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन होना जरूरी है, मतलब जो आपका हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 1/4 आप निकाल लीजिए, उसके उतने लोग अगर साइन करेंगे तभी रेजोल्यूशन आगे जो है भेजा जाएगा। इसमें भी 14 डेज का नोटिस पीरियड होता है राष्ट्रपति के पास। फिर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी, है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रेजोल्यूशन को साइन किया जाएगा बाय 1/4 मेंबर्स एटलीस्ट, पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी लगेगी, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान राष्ट्रपति अपना पॉइंट रख सकता है, वो बता सकता है कि वो इनोसेंट है कि नहीं, मतलब जो भी उसको अपने प्रूफ्स रखने वो रख सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाया गया तो उस केस में 2/3 मेजॉरिटी से ये पास कर दिया जाएगा रेजोल्यूशन फाइनली, एंड उसके बाद आप कह सकते हो राष्ट्रपति हमारा इंपीच हो जाएगा, ठीक है, या फिर अपने प्रोफाइल से हटा दिया जाएगा, राइट। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर गाइस द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। एक राष्ट्रपति के पावर्स क्या होते हैं दोस्तों और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स की। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो किसी चीज को इंप्लीमेंट करता हो यहाँ पे, ठीक है। एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, आई गेस ओहो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया इधर, ठीक है। चलिए तो एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं, आई गेस तो बहुत ज्यादा कम ब्राइटनेस है। हाँ अब ठीक है मामला, ठीक है, चलो अब थोड़ा सही है, एंड हियर वी गो। चलो ओके अब सही है मामला, है ना, काफी सही है। चले तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स कि आप किसी लॉ या किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर लोगों के सामने पुट अप कर रहे हो, ठीक है। चलिए तो प्रेसिडेंट क्या होता है, नंबर 1 आपका हेड ऑफ द यूनियन होता है, तो हमने पढ़ा ही था कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चलिए तो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट इशू करती है, वो सारे के सारे इशू किए जाते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के नाम पे ही सारे ऑर्डर्स यहां पे पास होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं सारे राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं, ठीक है। चलिए एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट की एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तभी वो जो है फाइनल अपॉइंटमेंट्स करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर को, जो आपका लीडर होता है, मेजॉरिटी सरकार जिसकी बन रही होती है जिस भी पार्टी की, तो उसका जो मेन लीडर होता है लोकसभा के अंदर, वो जनरली आप देखोगे आगे चल के पीएम बनता है, और पीएम की एडवाइस पे उसकी कैबिनेट या जो उसकी पर्सनल टीम या काउंसिल होती है बेटा, उसे यहां पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, गवर्नर्स हो गए आपके स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो गए आपके यूटीज के, ठीक है, चीफ कमिश्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनको अपॉइंट करना। अटॉर्नी जनरल हो गया भारत का, जो भारत की सरकार को लीगल वे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट हो गया। जो सरकार के अकाउंट्स के ऑडिट्स करते हैं, ठीक है, इसको आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। चेयरमैन हो गया यूपीएससी का, मेंबर्स हो गए यूपीएससी के, इनके अपॉइंटमेंट्स की अगर बात की जाए तो सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स कौन करता है बेटा, हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल को आप इंपोज कर सकते हैं स्टेट्स के ऊपर, अगर मान लीजिए स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाती है, मान लीजिए किसी स्टेट की सरकार सही से काम नहीं कर पा रही, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रही, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जा सकता है, राइट। चलिए नाउ अच्छा अगर हम देखिए जो यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं आपके, है ना, तो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बहुत पावरफुल होती है, राइट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी, हमारे राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति खुद से नहीं करता, राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इन इलाकों को कंट्रोल करता है या फिर रूल करता है, ठीक है। तो खुद से कुछ नहीं करेगा, देखो देखने में ऑन पेपर्स आपको बहुत पावर्स लग रही होंगी, बट खुद से बच्चे को कुछ नहीं करता है, ऑल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं कुछ हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स। तो भाई जितने भी भारतीय एम्बेसडर्स होते हैं ना, हमारे जो मैसेंजर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज को लेकर के, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है। या दूसरे कंट्री से जब ऑनवॉयज आते हैं, आपके एम्बेसडर्स आते हैं ना, उनको रिसीव करना, उनको होस्ट करना, उनकी मतलब अच्छे से उनके साथ मीटिंग वगैरह करना, ये सारा काम किसका है, राष्ट्रपति का। जितने भी ट्रीटीज होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होते हैं बेटा। एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट हमारा बेटा कंप्लीट नेशन को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। सो बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां पे आप देखोगे राष्ट्रपति साहब जाते हैं, ठीक है, एंड वहां पे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनके कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पावर्स, दैट इज योर लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी जहां पे आप कानून बना रहे होते हो, लॉज बना रहे होते हो, पॉलिसीज बना रहे होते हो। एग्जीक्यूटिव का काम सिंपल है, उन चीजों को इंप्लीमेंट करना या फिर लागू करना। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जब आप खुद कोई लॉज या पावर्स को क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई पॉलिसीज यहाँ पे बना रहे हो, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब जो रूल्स बनाता है, लॉज बनाता है,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब प्रेसिडेंट जो है बेटा आपके दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है ना, ठीक है, उसको यहां पे एड्रेस करता है, उसकी कॉमन मीटिंग को होल्ड करता है, ठीक है। जनरली अगर आप देखोगे तो जनरल इलेक्शंस अब कंडक्ट होते हैं, अभी 2024 में हमारे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए, तो उसके बाद का जो फर्स्ट सेशन होगा आपके दोनों हाउसेस का, उसको एड्रेस कौन करेगा? हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है। इनके पास पावर है, ये दोनों में से दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को बेटा कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के रिगार्डिंग मैसेज भेज सकता है, जैसे कई सारे बिल्स वगैरह पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके रिगार्डिंग मैसेज भेज सकता है, ठीक है। तीसरी बात, प्रेसिडेंट के पास यहां पे प्रॉपर पावर है कि पार्लियामेंट को बुलाने की भी और डिस्पर्स करने की भी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो है डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पीएम, अगर पीएम रिकमेंड करता है तो लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है, उसके अलग अलग सर्कमस्टांसेस है। डिसॉल्व करने का मतलब खत्म कर देना, नई लोकसभा अपॉइंट होगी उस केस में, ठीक है, फिर से इलेक्शंस होंगे, तो ये तभी किया जा सकता है जब प्राइम मिनिस्टर आपका रिकमेंड करेगा इस चीज को लेकर के। इसके कई सारे केसेस हो सकता है करंट गवर्नमेंट जो है, जो आपकी रूल कर रही हो, उसकी सरकार गिर जाए, कोई नई गवर्नमेंट यहाँ पे मेजोरिटी प्रूव ना कर पाए, तो ऐसे कई सारे केसेस बन सकते हैं फॉर डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या करता है, जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स होते हैं ना, अलग अलग इंपॉर्टेंट फील्ड्स के, सोशल साइंस रिलेटेड, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, तो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन, अलग अलग अपने फील्ड के जो सुपर्ब लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है टू द राज्यसभा पोजीशन, ठीक है। 12 मेंबर्स आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति इस पे साइन नहीं करता, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई भी बिल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वापस से पार्लियामेंट को भेज सकता है उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने दोबारा से उसको वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, देन प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं, ही विल हैव टू साइन इट, मतलब साइन करने से मना नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है कि मुझे लगता है कि पॉइंटर गलत है, आपको उस पर इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। अगर पार्लियामेंट दोबारा से पास कर दिया तो डेफिनेट सी बात है यहां पे राष्ट्रपति को साइन करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। अब जैसे पार्लियामेंट क्या करती है दोस्तों, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, कई सारे लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है ना, जिसे हम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। आपने देखा होगा ये वाला एक्ट आया, वो वाला एक्ट आया ना, एक्ट ऑफ 1986। तो ऐसे जो एक्ट्स होते हैं, एक्ट्स क्या होते हैं, एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमारी पार्लियामेंट फॉर्मुलेट कर रही है। लेट्स से किसी वजह से पार्लियामेंट आपकी मौजूद नहीं है, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति के पास एक पावर है, दैट इज कुछ लॉज बनाने की, कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस बनाने की, जिसको आप प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड, मतलब पास ऑन किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, जिसका स्टेटस लगभग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के बराबर ही है, ठीक है। लेकिन ये किस केसेस में होगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो प्रेसिडेंट तब आपको ऑर्डिनेंस पास कर सकता है उसको अगर लगता है कि सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्डिनेंस को पास किया जा सकता है अगर सेशन के अंदर कोई भी पार्लियामेंट का हाउस मौजूद नहीं है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, ठीक है, तब ऐसे ऑर्डिनेंस पास होते हैं। अगर पार्लियामेंट यहां पे फॉर एग्जांपल डिसअप्रूव कर देता है ऑर्डिनेंस को, जो राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस पास किया, जो ऑर्डर पास किया है, अगर पार्लियामेंट उससे एग्रीमेंट में नहीं है तो फिर वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट इसलिए ज्यादा पावरफुल है बिकॉज उसको लोगों ने अपॉइंट किया है, एंड पावर हमेशा लोगों के पास ही होनी चाहिए। सो दैट इज वाई पार्लियामेंट की थोड़ी सी पावर यहां पे एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नाउ तो ऑर्डिनेंस अगर या इट लैप्स कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर एक ऑर्डिनेंस को पास किया गया है तो भी उसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 6 हफ्ते की होती है, 6 हफ्ते के बाद वो आपका एक्टिव नहीं रहता, ठीक है। सो ऑर्डिनेंस तब भी रिप्लेस हो जाता है अगर कोई एक्ट उस केस में लॉन्च कर देता है यहाँ पे पार्लियामेंट। तो नो डाउट कि पार्लियामेंट के अलावा राष्ट्रपति के पास पावर है इमीडिएट केसेस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पास करने की, लेकिन वो ऑर्डर्स तब तक ही वैलिड है जब तक पार्लियामेंट से उसको पास अप्रूवल है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर देता है तो लैप्स हो जाएगा, 6 हफ्ते बाद वैसे ही लैप्स हो जाएगा, या फिर अगर फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट कोई नया एक्ट ले आता है उसके ऑपोजिट में तो भी इस केस में ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गवर्नर जो होते हैं ना स्टेट्स के, गवर्नर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट, ठीक है। तो गवर्नर्स के पास एक पावर होती है कि वो कुछ बिल्स को, जो स्टेट के बिल्स होते हैं, उनको रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट से डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का ओपिनियन लेने के लिए, राइट। अब प्रेसिडेंट जो है इन बिल्स को वापस से स्टेट असेंबलीज को भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो कि स्टेट बाउंड्रीज के चेंज से रिलेटेड है, कि स्टेट बाउंड्रीज चेंज की जा रही है या फिर नए स्टेट्स बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे बिल को बिना आप क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लिए बेटा पास नहीं कर सकते। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई नए स्टेट्स फॉर्म करने, पुराने स्टेट्स के नेम वगैरह चेंज करने, बाउंड्रीज चेंज करनी है, तो आपको राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन यहां पे लगेगा, ठीक है। चलिए, Now let's talk about the financial, military and the judicial powers of the president, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स की बात की जाए दोस्तों, फाइनेंशियल पावर्स का बहुत सिंपल है कि मनी बिल्स जो हैं आपके हमेशा लोकसभा में ओरिजिनेट करते हैं, एंड दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। एनुअल बजट जो प्लेस किया जाता है ना, जो एनुअल बजट होता है देश का, फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करती है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बेटा, इसको भी पार्लियामेंट के आगे रखा जाता है फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में, अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट,
ठीक है। जितने भी विड्रॉल्स होते हैं, मतलब जो कॉन्टेजेंसी हमारा इमरजेंसी फंड है भारत का, उसमें से अगर आपको पैसा निकालना है तो आप तभी निकाल पाओगे अगर आपके राष्ट्रपति उस पर अप्रूवल देते हैं। मिलिट्री पावर्स के बारे में पढ़ा था कि सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर मतलब फोर्सेज है इंडिया के अंदर, कि जितने भी आपके चीफ्स होते हैं ना, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेज के चीफ है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, ये सारे के सारे अगर आप देखोगे बच्चे तो अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, सिंपल सी बात है। और नो डाउट कि भाई इसमें रिकमेंडेशन तो आपका जो एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर उसके काउंसिल की रहेगी, बट जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करने की पावर हो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। हाँ, वो अलग बात है कि अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं कर सकता बिना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सी बात, इवन जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है आपका, उसको भी अपॉइंट ऑफिशियली ऑफिस में राष्ट्रपति करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जुडिशियल पावर्स, देखिए सिंपल सी बात है, ये सबसे स्ट्रांग है भाई। तो राष्ट्रपति के ऊपर आप कोई क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। देखो अगर उसने अपने ऑफिस का मिसयूज किया है तभी उस पर केस चलेगा या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो आंसरेबल नहीं होता। ठीक है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस आप रजिस्टर नहीं कर सकते ड्यूरिंग हिज टेन्योर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है आपको अगर कोई सेंटेंस सुना, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए आपको फांसी की सजा दे दी, ठीक है, तो फांसी की सजा को कम करने का या खत्म करने का जो कंप्लीट अधिकार है वो आप कह सकते हो हमारे राष्ट्रपति के पास ही होता है। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए कुछ बात करते हैं हम लोग डिस्क्रिशनरी पावर्स की। ठीक है, नाउ तो कुछ पावर्स ऐसे ही बच्चे जो हमारे राष्ट्रपति के ना बहुत ज्यादा स्पेशल है। लेट्स टॉक अबाउट देम। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? देखो, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। मान लीजिए एक हंग पार्लियामेंट है। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी ना मिले। मान लीजिए कई सारी पार्टी से इलेक्शन फाइट किए लेकिन कोई भी ऐसा पार्टी नहीं था जिसको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी मिल पाए, तो ऐसे में पार्लियामेंट आपका अटक जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट। तो ऐसे केसेस में हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिसको अंदर उसको फेथ है और कह सकता है कि भाई जो है आप अपना मेजोरिटी प्रूव करिए अगले कुछ टाइम के अंदर, राइट। ये सिंपल सी बात है। इन केस मान लीजिए सडन डेथ हो जाए किसी पीएम की, तो उस केस में भी क्या कर सकता है? ये नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। अगर लेट्स से जो रूलिंग पार्टी आपकी खुद से एक लीडर अपॉइंट नहीं कर पा रही, तो ऐसे केसेस में इन द डेथ ऑफ पीएम ही कैन अपॉइंट अ न्यू पीएम, राइट। चलिए, जब कोई रूलिंग पार्टी मान लेते हैं मेजोरिटी लूज कर देती है लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? मे बी ये हाउस को डिसॉल्व कर सकता है या फिर डिसॉल्व नहीं भी कर सकता है, बट जो भी होगा रिकमेंडेशंस ऑफ पीएम पे ही होगा। तो ये क्या होता है? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी यहां पे जीत गई चुनाव, ठीक है, उसने सरकार बना ली, लेकिन सरकार बहुत अच्छे से चल नहीं पा रही है। लेट्स से कि जो ऑपोजिशन है उसने कहा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर बिल्कुल लूज हो गया, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया वहां पे, है ना, जिसमें हमारी रूलिंग पार्टी हार गई। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि भाई सरकार तो गिर जाएगी, आपको रिजाइन देना पड़ेगा बिकॉज आप हार गए हो। तो या तो कोई ऑपोजिशन पार्टी में दम हो जो यहां सरकार बना के दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये सारा करवाने का अगर आप देखोगे पावर किसके पास है? हमारे देश के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है बच्चे अगर हाँ, तो यही मैंने आपको बताया ना कि अगर फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने के बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट कहे कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, या जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है रिजाइन करने से मना कर दे, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति के पास पावर है कि उनको डिसमिस कर सकता है या फिर हटा सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द अमेजिंग पावर्स ऑफ द राष्ट्रपति। नाउ कुछ जबरदस्त पावर्स आती हैं दोस्तों हमारे पास, दैट इज द इमरजेंसी पावर्स। तीन तरीके की इमरजेंसी आप देख सकते हो। नेशनल इमरजेंसी होती है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसमें हम स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर भारत की फाइनेंशियल सिचुएशन को कोई खतरा होता है तब। ठीक है, चलिए, सो नेशनल हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गई बच्चा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीस थ्री इमरजेंसीज वेरी क्विकली। ठीक है, तो पहला आता है बेटा आपका नेशनल इमरजेंसी। देखिए, इस टाइप की इमरजेंसी को हम जनरल इमरजेंसी कहते हैं। ये तब डिक्लेयर की जा सकती है जब प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई हमारा देश किसी थ्रेट के अंदर है, बिकॉज ऑफ फॉरेन एग्रेशन, किसी दूसरी कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, या फिर हमारे देश में सिविल वॉर हो रही है, या फिर कोई ग्रुप्स जो हैं आपस में बहुत घमासान लड़ाई कर रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर। तो ऐसे केसेस में कंट्री का पीस डिस्टर्ब है, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर। ठीक है, और ये इसको देखा, हाँ एक चीज और है बच्चे, लेकिन इमरजेंसी अपने मन से डिक्लेयर नहीं होगी, इसको दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलिए, इमरजेंसी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 मंथ, एक मंथ से ज्यादा इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती। ठीक है, अगर लोकसभा जो है इसको अप्रूव नहीं करती तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको इमरजेंसी को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एक मंथ एक मिनिमम ड्यूरेशन है ना, उसके बाद तभी कुछ कंटिन्यू हो सकता है जब तक अगर लोकसभा या पार्लियामेंट अप्रूव करे। अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनको चीज वापस लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखोगे तो आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपके पास कोई फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे नहीं है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, स्टेट्स को यहाँ पे वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है, सो दैट एक कंप्लीट यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे देश के अंदर वर्क करे। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रेवेन्यूज को काफी ज्यादा चेंज कर सकती है, ठीक है, सैलरीज वगैरह को काफी अप एंड डाउन कर सकती है, उसके पास पावर आ जाती है। लोकसभा का टर्म यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है 1 साल से ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अगर हम बात करें दोस्तों, पहली बार कब डिक्लेयर की गई थी? डिक्लेयर की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना ने एक अटैक लॉन्च किया था भारत के ऊपर, एंड दोबारा 3 दिसंबर 1971 को, बिकॉज जो पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे को थ्रेट कॉज किया था, इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको आप कई बार कह सकते हैं दोस्तों द ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। ठीक है, एक करेक्ट टर्मिनोलॉजी यही है, तो एग्जाम्स में आप इसी हेडिंग को लिख करके आएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए ऊपर स्टेट इमरजेंसी डाला हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, इमरजेंसी कॉज बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी स्टेट के अंदर जो है हालात बहुत ज्यादा खराब है, गवर्नर यहाँ पे रिपोर्ट करता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी है और सही तरीके से स्टेट को मैनेज नहीं कर पा रही, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल को आप स्टेट में इंपोज कर सकते हो। ऐसे आपने देखा होगा बंगाल की जो हालात हो रही है अभी, ठीक है, तो कई सारे लोग यहाँ पे राष्ट्रपति रूल वहां पे डिमांड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल डिमांड कर रहे हैं वहां के लोग, है ना, बिकॉज ऑफ द केस जो अभी हुआ है रिसेंट के अंदर, बहुत ही ज्यादा शेमफुल है ना, पूरा देश पूरा भारत जो है उससे शर्मसार है, लेकिन सरकार जो है वो तो मतलब क्या ही बताया जाए उस पर। तो ये तब हो सकता है जब वहां पे स्टेट का गवर्नर इस बात को आगे लेके जाएगा कि हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। वी आर वेरी कन्विंस कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फेल कर गई। ठीक है, चलिए, तो ऐसी ड्यूरेशन, ऐसी इमरजेंसी का 2 महीने होता है। इन केस अगर इसको इंक्रीज करना है तो तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट इस बात का अप्रूवल दे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल जो होता है हमारे स्टेट के अंदर बच्चे, ये 1 साल तक मैक्सिमम कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट कैरी आउट करेगा, गवर्नर कैरी आउट करेगा, तो गवर्नर को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पूरे स्टेट को मैनेज करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है ना, मे बी पॉसिबल है इस केस में, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हटा सकता है, या फिर जो स्टेट असेंबली यहाँ पे इसको हटा सकता है। अगर हम बात करें स्टेट असेंबली की तो लोकसभा हटा दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे स्टेट असेंबली को हटाया जा सकता है किस केसेस में, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो वहां की होती है बेटा स्टेट लेवल की, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट के अंदर कई सारे अगर सब्जेक्ट्स आपको दिख जाते हैं तो उस पर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है इन द केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ठीक है, जब लोकसभा सेशन में नहीं है तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति क्या करेगा, जो एक्सपेंडिचर है जितने भी स्टेट के, है ना, उनको यहाँ पे ऑथराइज करेगा। जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड होता है इसमें सारा पैसा आता है, तो उससे कितना पैसा देना है, कितना पैसा खर्च करना है, सारी बातें कौन डिसाइड करेगा, हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट रूल को पहली बार पंजाब में लगा गया था इन द ईयर 1951। ठीक है, तो एक ये वाला पॉइंट चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक भारत में फिलहाल नहीं लगाई गई है। ठीक है, चलिए, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर तब कर सकता है इस इमरजेंसी को अगर हमारे देश की फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, तो ऐसी इमरजेंसी 2 महीने के लिए वैलिड होती है, उससे आगे आपको बढ़ाना तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का आपको अप्रूवल लगेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है यहाँ पे, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर सकता है, सो दैट वो सजेस्ट करेगी कैसे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव किया जाए। सैलरीज एंड अलाउंसेस गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिड्यूस की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी मनी बिल्स पास होंगे लोकसभा के अंदर, इसको प्रेसिडेंट के सामने सबमिट करना पड़ेगा फॉर अप्रूवल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट यहाँ पे स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि कैसे आपको अपने फंड्स यूटिलाइज करने हैं इसको रिगार्डिंग। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में आज तक डिक्लेयर नहीं हुई है और आगे भी ना हो बच्चे, दिस इज ऑल वी विश। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक है, देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं समअप करने का। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे एंड देन वी आर डन। तो प्रेसिडेंट क्या हो बच्चे, हेड ऑफ द यूनियन है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन इसको एक्ट करना पड़ता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड द काउंसिल। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे कई सारे एडवाइस दे सकता है, एडवाइजेस को मतलब कई सारे बिल्स को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकता है पार्लियामेंट वगैरह के अंदर। ठीक है, बट अगर उसको वापस मिल जाते हैं तो उसको फाइनली साइन करना पड़ेगा। जितनी भी इमरजेंसी प्रोक्लेम्स की जाती है बेटा बाय द प्रेसिडेंट, वो डेफिनेट सी बात है पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, बिना उसके अप्रूवल के काम नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे देश का, लेकिन जितने भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं उसके, वो सारे के सारे ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट या फिर पीएम एंड द काउंसिल होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है हमारे देश में एज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बिकॉज कई सारी पावर्स हमने उसको दी हुई है, लेकिन द पॉइंट इज कि डायरेक्टली सारी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करता, कई बार जो है देखो सारी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए इसको अप्रूवल लगेगा ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पीएम एंड काउंसिल। ठीक है, रीजन इज सिंपल, बिकॉज पार्लियामेंट को इलेक्ट किया है देश के लोगों ने एंड दैट्स व्हाई पावर उनके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे इन्फॉर्म बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे इंफॉर्मेशन देने का बिल्कुल अधिकार है। ठीक है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इट हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, एंड व्हेन नो पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी, मान लीजिए लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकता है एक पीएम को अपॉइंट करने के लिए, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो कि अभी इस टाइम पे जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति ऑफ द देश। चलिए अगर हम बात करें राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब उपराष्ट्रपति को कैसे अपॉइंट करते हैं। देखिए नंबर 1, ये क्या होते हैं बेटा, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब ये ऑफिशियली राज्यसभा के मेंबर नहीं है, उसके एक एक्स्ट्रा ऑफिशियल चेयरमैन है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसीडिंग्स को वहां पे देखते हैं।
ठीक है। उसके बाद कैसे क्वालिफाई होते हैं, कैसे आप बनोगे उपराष्ट्रपति, भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स एज आपका मिनिमम होना चाहिए, साथ ही साथ क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, एज अ वहां पे प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा के मेंबर के फॉर्म में आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है, यहाँ पे राज्यसभा के फॉर्म मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के फॉर्म में मतलब क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। सो ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ भाई सिंपल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपके पास। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिंपल है कि किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट या किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट से आपको कोई पैसा या मॉनिटरी बेनिफिट ना आ रहा हो, ठीक है। चलिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए क्या होता है, जो दोनों हाउसेस होते हैं ना आपके पार्लियामेंट के, वो बेटा मिल करके यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो इलेक्शन को भी सेम तरीके से किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी आपका जो वोटिंग सिस्टम है एग्जैक्टली सेम लाइक द प्रेसिडेंट है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम यूज होता है, यहाँ पे ईवीएम मशीन नहीं यूज होती, प्रॉपर बैलेट बॉक्स होता है, एक बड़ा सा बक्सा होता है, उसके अंदर चुपचाप से लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे डिफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा के लोग वही मिलकर के इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चले नाउ अब अगर हम बात करें टर्म ऑफ द ऑफिस, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए लगभग अपॉइंट होता है आपका, मेनली अगर बात की जाए 5 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट है इनका, ठीक है। ये अपने ऑफिस से रिजिग्नेशन दे सकते हैं बाय सबमिटिंग अ रिटन एप्लीकेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटाया भी जा सकता है बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म। 5 साल से पहले भी वाइस प्रेसिडेंट को आप अपने ऑफिस से हटा सकते हो, हालांकि कोई फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होता है इसमें। जैसे राष्ट्रपति के केस में एक फॉर्मल इंपीचमेंट होता है, यहां पे फॉर्मल इंपीचमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, यहां पे सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। इसको हटाने के लिए आप एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, ठीक है, बाय अ मेजॉरिटी। उस टाइम पे जितने भी आपके मेंबर्स राज्यसभा में आपके प्रेजेंट है उनका मेजॉरिटी होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए इसको हटाने के लिए, एंड साथ ही साथ लोकसभा के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से अगर अप्रूवल मिल गई तो आप सिंपल सी बात है यहां पे उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इंपीचमेंट टर्म हम यूज नहीं करेंगे, कोई फॉर्मल इंपीचमेंट यहां नहीं होता, याद रखिएगा। इनको हटाने के लिए आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, उसको आप कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहां पे जो प्रेजेंट जितनी भी स्ट्रेंथ होगी राज्यसभा की उसका मेजर मेजॉरिटी होना चाहिए, तो आप इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, और एक सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा, तो इस केसेस में आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन रेजोल्यूशन आप इंट्रोड्यूस राज्यसभा में करोगे, लोकसभा में नहीं करोगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, राइट। चलिए नाउ पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये पावर्स एंड फंक्शंस बहुत सिंपल है, हमने जस्ट पढ़ा कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ये क्या कर सकता है, जो आपका राज्यसभा का जो बिजनेस है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनको यहां पे सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, या फिर टेम्परेरी रूप से स्टॉप कर सकता है फॉर अ डे और टू, ठीक है। इन केस ऑफ डिसऑर्डर, अगर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर मेंटेन है, तो जितनी भी डिबेट्स होती हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं आपके राज्यसभा की, सारी वो मैनेज करता है। वाइस प्रेसिडेंट बेटा प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, राष्ट्रपति रिजाइन कर दे, राष्ट्रपति को इंपीच कर दिया जाए, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट अपने ड्यूटीज को नहीं कर पा रहा हो बिकॉज ऑफ एब्सेंस, या फिर इलनेस, बीमारी की वजह से, या फिर किसी और कॉजेस की वजह से, तो ऐसे केसेस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का रोल यहां पे प्ले करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं इंपीचमेंट या फिर डेथ हो गई राष्ट्रपति की, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक ये एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है। अगर डेथ हो गया या फिर इंपीच कर दिया गया आपके राष्ट्रपति को, तो ही विल एक्ट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। क्लियर विद दिस गाइस। चलिए नाउ इसी के साथ हमारा ये फटाफट से जो टॉपिक है बेटा ये होता है समाप्त, ठीक है। दैट इज द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो लगभग 40 मिनट्स के आसपास ये पूरा टॉपिक था। इसमें कई बार कई सारे बच्चे बालक बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि इट्स अ क्विक रिकॉल। क्विक रिकॉल मतलब कम समय के अंदर फटाफट से आपको टॉपिक रिकॉल करवाया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसके इलाबरेट लेक्चर्स भी आएंगे, डिटेल लेक्चर्स भी आएंगे, इसमें अपन पूरा समय लेकर के ये चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनके एग्जाम्स और क्विकली उनको कुछ रिविजन्स करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में। देखो एक चीज बहुत कॉमन है कि हमारे राष्ट्रपति के पास नो तो यू तो यार बहुत सारी पावर्स है, बट किसी भी पावर को इंडिपेंडेंटली वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए उसको हमेशा द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट या पीएमएनएस काउंसिल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जब वो लोग अप्रूवल देंगे, एडवाइस करेंगे, तभी जाके राष्ट्रपति हमारा कोई भी चीज को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको पास ऑन कर सकता है, राइट। चलिए सो आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हेन इज नेशनल इमरजेंसी अप्लाइड, ठीक है। बेटा इमरजेंसी से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के कि इमरजेंसी का क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, और हमारा द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, जिसे हम कई बार राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं इन अ स्टेट, ठीक है। तो ये 3 आपको बेसिक बेसिक याद रखने हैं। नेशनल तब होगा जब कोई कंट्री हमें अटैक कर रहा है, देश में सिविल वॉर हो रही है, या फिर
हमारे देश के अंदर विद्रोह हो गया है, वो भी वायलेंट फॉर्म का, एंड दैट बिकम्स वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर अ कंट्री। तब हमने देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया है। फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट द राइट्स गिवन इन आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टेट्स का पावर बहुत रिड्यूस हो जाता है ऐसे केसेस में, स्टेट्स को सेंट्रल के बिहाफ पे काम करना पड़ता है, और कई सारे जो आप कह सकते हो जो डिसीजंस यहाँ पे सेंट्रल लेता है, सेंट्रल बिकम्स मोर पावरफुल। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, इसको आप राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, वो तभी होगा जब गवर्नर कन्विंस्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है एंड वो आगे चाहता है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू किया जाए। तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट काम करेगी, स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व भी किया जा सकता है री इलेक्शन पर्पसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे स्टेट लिस्ट के भी कई सारे सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब होगा जब देश के फाइनेंशियल हालात बहुत खराब है, फिलहाल अभी तक ऐसी इमरजेंसी अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, मतलब फिलहाल हमने फेस नहीं किए। चले, सो विद दिस आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि नेशनल इमरजेंसी कब अप्लाई की जाती है, एंड हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास बच्चे, इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे और विधायक जी को। ठीक है, और हमें कहिए बाय बाय, बिकॉज हम मिलने आ रहे हैं आपसे बहुत जल्दी। ठीक है, सो एवरी बाय इज अ प्रॉमिस ऑफ कमिंग अप वेरी सून, है ना। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लगभग 45 मिनट्स का वीडियो है, आप चाहो तो उसको 1x 2x पे देख सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बढ़ा के मत देखो स्पीड, आप नॉर्मली देखो तो काम चल जाएगा। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर रखना, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया दोस्तों। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब समझ जाएगी, आपके पॉपुलेशन के बेसिस पे आपके नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे डिसाइड होने वाले हैं। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, बट नंबर ऑफ प्रेफरेंस होती है। ठीक है, कि अगर 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो उसमें से आप किसको चाहते हो कि नंबर 1 पे ये बंदा देश का राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो जिसको सबसे ज्यादा नंबर 1 मिलेगा, जो सबसे ज्यादा नंबर 1 मिलेगा, इसको टॉपर बनेगा जो बेटा, वही आप देखोगे कि आपके परफेक्ट कैंडिडेट बनता है फॉर द राष्ट्रपति। ठीक है, वही आके जाकर के आपका प्रेसिडेंट बनता है। सेम गोज विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, सेम तरीका है, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस आता है। वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट में होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जो आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, चलो तो बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, लव यू बच्चों, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे स्माइलिंग, एंड चलते हैं किसी और राह पे मिलेंगे, मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी, और साथ ही साथ करते रहेंगे संघर्ष। किस चीज का? कॉन्सेप्ट्स को समझने का यार, और अच्छे तरीके से समझने का, और मेहनत करने का, और जबरदस्त करने का अपने आने वाले एग्जाम्स में। संघर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके अंदर प्राउड फीलिंग नहीं आती। फिर देखिए, घमंड तब आता है जब आप मान लेते हो कि आप परफेक्ट हो, और जब तक आप मानते हो कि आपकी लाइफ में संघर्ष, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में एक लर्निंग फेज है, आप हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाओगे। ठीक है, सो दीज आर द ट्रू थिंग्स दैट यू विल एक्सपीरियंस इन लाइफ। बाय गाइस, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।